प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का किया शुभारंभ। प्रौद्योगिकी तक लोगों की बढ़ेगी पहुंच, जीवन यापन होगा सुगम। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत। एनडीए के सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक, मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता। और केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू ने गढ़वा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत की। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना है। अगर हम देखें तो अभी जो विजुअल्स में हमें नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे भी लोगों से मिले हैं जो स्टार्टअप्स का हिस्सा है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिनका बहुत अहम योगदान है, ऐसे लोगों से भी मिले हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज कई अहम इनिशिएटिव्स की भी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से क्या इन जो इनोवेशन है, क्या डिजिटल इंडिया के तहत किस किस्म का इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से इंडिया का जो यूथ है वो आगे इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। खासकर अहम ये भी बात है कि डिजिटली अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आईटी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे आयाम हैं जिसका उपयोग करके स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें से कई, देखिए हम जैसे देख रहे हैं, बच्चियों से भी बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और खासकर विमेन इन टेक, विमेन इन स्टार्टअप, विमेन लीडिंग डिजिटल इंडिया, इस तरीके से कई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है और साथ साथ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए देश उन सभी विभूतियों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है जिनकी चर्चा कम ही होती रही है। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा कांति की 100वीं जयंती के एक साल चलने वाले महोत्सव का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का संग्राम कुछ लोगों या कुछ वर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और विविधता की एकजुटता का भी प्रतीक है। आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ नहीं है। ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हमारी विविधता की शक्ति का, हमारी सांस्कृतिक शक्ति का, एक राष्ट्र के रूप में हमारी एकजुटता का प्रतीक है। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का रांची पहुंचने पर आज भव्य स्वागत किया गया।
रांची एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से श्रीमती मुर्मू सीधे स्टेशन रोड स्थित होटल BNR पहुंची, जहां एनडीए की अगुवाई में उनका अभिनंदन किया गया। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इनका झारखंड से बड़ा ही लगाव रहा है। बतौर राज्यपाल इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना गौरव की बात है। इस मौके पर एनडीए के विधायक सांसदों के साथ बैठक कर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन का आग्रह किया। बैठक समाप्त होने के बाद द्रौपदी मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन से औपचारिक मुलाकात कर चुनाव में समर्थन की अपील की। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मेघवाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। की जो मुलाकात में क्या बातें छनकर निकलती है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज धनबाद जिले को कई सौगात दी। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में झारखंड ऐसा पहला राज्य है जहां सरकार ने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम किया। करोड़ का आएगा, वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इस प्रकार कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन दाएं और बाएं आप लोगों ने देखा, वो भी हम करने जा रहे हैं। राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हमने बनाया। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की। गुरुआ हमारा लोग बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा जमीन CNT SPT में है, आपको लोन नहीं मिलता है। तो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख तक का लोन देने का काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस मौके पर धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में भी तमाम विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार ने अच्छा काम किया। वो जो है खून के रिश्ते कमजोर हो रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस झारखंड के लोगों के साथ अभिभावक बनकर उनको जो है हृदय से लगाने का काम किया। धनबाद दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 16,135 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,958 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,13,864 मामले सक्रिय हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 35 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 18 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 344 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.70% हो गई है। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने भी कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर बैठक की। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के साथ वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। के पालन अवश्य करें और अपने बच्चों का जो 12 से 14 साल और 15-17 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण भी आप लोगों ने नहीं कराया है। उनका टीकाकरण अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र पर अवश्य कराएं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में सहकारी समितियों ने पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है। आज नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सभी सहकारी समितियों से आगामी 100 वर्षों में और भी बेहतर काम करने का संकल्प लेने को कहा। अमित शाह ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र में सहकारिता आंदोलन लगातार मजबूत होता गया। उसकी कानूनी मान्यता न आई हो, परंतु सहकारिता शुरुआत से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। वो विचार भारत का विचार, हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के विचार को देने का काम किया है। हमारे यहां भी लगभग 125 साल पुराना सहकारिता का इतिहास है। मित्रों, 30 लाख सहकारी समितियां दुनिया में और कई सारे देश उसमें से अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करते। भारत में भी 8,55,000 सहकारी समितियां बनी और केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू आज गढ़वा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गढ़वा जिले के उपायुक्त और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। श्री टुड्डू गढ़वा दौरे के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि विकास कार्यों पर केंद्र सरकार की नजर है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ये लोग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैकेनिज्म है उड़ीसा, ये आपका राज्य सरकार का, भारत सरकार का मैकेनिज्म नहीं है। संघीय व्यवस्था में भारत सरकार पैसा भेजते हैं और राज्य सरकार उसको क्रियान्वयन करता है। और राज्य सरकार का जो अफसर लोग कुछ भी करते हैं तो उनका ऊपर कुछ एलिगेशन आता है तो राज्य सरकार उसका ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, इसीलिए करप्शन ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि मनरेगा में ऐसे बहुत सारे प्रदेश में होता है, लेकिन क्योंकि ये पेन एंड पेपर में बहुत अच्छा ठीक ढंग से कर लेते हैं, लेकिन उनका प्रूफ नहीं रहता। पेन एंड पेपर में लेबर फेवर सब उनका पास रह जाता है और उसको पकड़ने के लिए राज्य सरकार है, लेकिन राज्य सरकार तो अपना ही है, इसलिए ये थोड़ा नहीं होता है। फिर भी जब सफिशिएंट प्रूफ मिलेगा, भारत सरकार की तरफ से एजेंसी आएगा, उसको पूरा जांच करेगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता समेत पार्टी के तमाम विधायक मौजूद थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में आज पार्टी विधायकों की बैठक हुई। पहली बार नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुच्चू भी उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई है। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अब तक ईडी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस कारण आज पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जब ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा तो पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। शेल कंपनी माइनिंग लीज और मनरेगा घोटाला से जुड़ी जनहित याचिका पर कल मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित है, लेकिन इस मामले में कल झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टलने के आसार दिख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ कल नहीं बैठेगी। कोडरमा समाहरणालय सभागार में आज स्वच्छ विद्यालय समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत जिले के चयनित 37 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मानित किया। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आगामी 7 जुलाई तक तेज बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई और जो सबसे अधिक बारिश देखी गई वो 95 मिलीमीटर भवनाथपुर गढ़वा जिले में रिकॉर्ड की गई और जो सबसे अधिक उष्णतम तापमान है वो 36.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो दक्षिणी झारखंड और जो आपका उत्तरी उड़ीसा के पास में स्थित है। गिरिडीह स्टेडियम में 4 से 6 जुलाई तक आयोजित 17वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन आज उत्तरी छोटानागपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के अलावा चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य को लेकर श्री रेणु ने बताया कि पुलिस कर्मियों में टीम भावना और खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करना है। अतिथियों का गिरिडीह जिला की ओर से मेडल जीते अपने जिला का नाम रोशन करें और अपने राज्य का भी नाम रोशन। सभी टीम मैनेजर रेंज गेम्स का आयोजन यहाँ पे गिरिडीह जिला में इस बार किया गया है। लास्ट ईयर के होस्ट चतरा थे, इस बार का होस्ट गिरिडीह जिला है। इसमें जो हमारे रेंज के विभिन्न जिला हैं, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह। क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों घुटनों के दर्द से परेशान हैं। वे अपना इलाज रांची के एक सुदूर गांव में पेड़ के नीचे बैठकर मरीजों को देखने वाले वैद्य से करवा रहे हैं। जंगली जड़ी बूटियों की मदद से पारंपरिक तौर पर इलाज करने वाले वैद्य बंधन सिंह खरवार कहते हैं कि वह प्रत्येक मरीज की तरह धोनी से भी दवा की एक खुराक के लिए 40 रुपये चार्ज लेते हैं।
रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर लापुंग के गलगली धाम में देसी गाय के दूध, पेड़ की छाल और कई जड़ी बूटियों से तैयार दवा को लेने के लिए महेंद्र सिंह धौनी वैद्य बंधन सिंह खरवार के पास 4 बार आ चुके हैं। अगर आप बाबा धाम जा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि ड्यूटी में तैनात कर्मी आपको पैरवी के जरिए निकास द्वार से एंट्री कराकर पूजा करा देंगे तो आप गलत फहमी में हैं। इस बार देवघर प्रशासन इसको लेकर काफी सख्त है। देवघर श्रावणी मेले में मंदिर के निकास दरवाजे से अगर किसी पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल या दंडाधिकारी ने अपने जान पहचान या परिजनों को आउट ऑफ टर्न के जरिए प्रवेश कराया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसे लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। और कभी कभी इनके कोई परिजन हो या जान पहचान के लोग कोशिश करते हैं आने के लिए, तो ऐसी चीज नहीं हो। और वीआईपी और जो आउट ऑफ टर्न अलाउड नहीं है, तो ये सारी चीजों को इनको बता दिया गया है। कुछ लोग मंदिर के निकास दरवाजे से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर पूजा अर्चना करवाते हैं, जिसके कारण देवघर बाबा मंदिर में अफरा तफरी का माहौल बना रहता है और कई बार पुरोहितों से उनकी अनबन भी हो जाती है। इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रशासन इस बार सख्ती अपनाएगा। और श्रद्धालु आएंगे, उनके साथ कैसे हम लोग व्यवहार करना है और भीड़ भाड़ या कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए इनको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर इस बार के श्रावणी मेले में वीआईपी ट्रीटमेंट पर पूर्णतः रोक रहेगी और किसी भी सूरत में निकास दरवाजे से अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, जिसकी मॉनिटरिंग भी लगातार सीसीटीवी कैमरे से होती रहेगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी और प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अगुवाई में निगम परिसर में साफ सफाई की शुरुआत कर इस अभियान को गति दी गई। गिरिडीह निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आज झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का आगाज किया। उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता रैली निकाली गई। स्वच्छता को लेकर एक अभियान उप मेयर के संयुक्त प्रयास से आज पूरी टीम के द्वारा चलाया गया है, जो कि आप जानते हैं जहाँ स्वच्छता है वहीं आपका सफाई जहाँ रहता है वहाँ का स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने कहा कि निगम ने ठाना है कि पूरे शहर क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसी उद्देश्य से आज विधिवत साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग लोग न करें। गिरिडीह नगर निगम ने ठाना है कि हम पूरे शहर को साफ सुथरा करेंगे और अपने हमारे जितने भी संसाधन है साफ में चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गंदगी का ढेर मिल रहा है हम लोग उसको हटाते जा रहे हैं और यह क्रम मेरा लगातार चलेगा। बरसात के मौसम में बीमारी अधिक फैलने का डर रहता है। इसे देखते हुए शहर के लोग बीमारी के शिकार न हो, इसका ध्यान रखकर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने अपने आसपास सफाई बनाए रखने और शहरवासियों से कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालने की भी अपील की। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में 1 जुलाई से प्लास्टिक की कई वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर गिरिडीह में भी महिलाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और इसके उपयोग करने पर दंड के किए गए प्रावधान से भी सभी को अवगत कर रही हैं। गिरिडीह जिले में प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए महिलाएं लोगों को जागरूक करने में जुटी हैं। जन जागरूकता अभियान को लेकर सड़क पर उतरी महिला समूह की सदस्य विभा किरण का कहना है कि प्लास्टिक के उपयोग से आम जनों के साथ ही जानवरों में भी कई बीमारियां फैल रही हैं और पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। इसलिए सभी प्लास्टिक छोड़कर जूट और कपड़े के थैले का भी उपयोग करें। सभी को ये चीज बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से कितना हानिकारक है। प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो जानवर भी बीमार रहे, तरह तरह की बीमारी हो रही है, प्लस पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है।
नगर निगम के सहयोग से निकाली गई जागरूकता रैली में शामिल महिला समूह की सदस्य सुधा सिंह का कहना है कि प्लास्टिक के थैले के उपयोग से देश को काफी नुकसान हो रहा है। कई गंभीर बीमारियां होने के कारण लोगों को इलाज कराने में भी मुश्किलें होती है, इसलिए सभी को कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक बंद करो ताकि हमारा देश स्वच्छ रह सके और आगे का जीवन सुखमय हो सके। प्लास्टिक को बंद करेंगे। प्लास्टिक से हम लोग सब कुछ जानते हैं कि धरती पे कितना उसका नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, प्रकार की बीमारी निकल रहे हैं। प्लास्टिक के स्थान पर जूट, कागज या कपड़े के थैलों अथवा अन्य विकल्पों के उपयोग पर अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। वहीं थर्मोकोल से बने थाली, प्लेट और प्लास्टिक के प्लेट, चम्मच, कांटा और अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करने का भी लोग संकल्प ले रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले की सड़कों पर इन दिनों सरपट दौड़ता एक अलग तरह का वाहन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे गौर से देख परख रहे हैं और इसकी फोटो भी खींच रहे हैं। बैटरी चालित यह वाहन सिमडेगा में ही बनाया गया है और पेट्रोल की ऊंची कीमत के दौर में इसे आवागमन का किफायती साधन माना जा रहा है। वहीं यह वाहन युवाओं को शिक्षा के प्रति भी जागरूक कर रहा है। सिमडेगा में बैटरी चालित यह वाहन पूरे शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वाहन का निर्माण फिजिक्स के शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने किया है और इसमें उनके 3 विद्यार्थियों का भी सक्रिय सहयोग रहा है। 4 बैटरियों से चलने वाली इस कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। बैटरियों को एक बार चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया जा सकता है। इसे बनाने में लगभग 65,000 रुपए का खर्च आया है। 100 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज दे रहा है एक चार्जिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 65,000 का रहा है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा है और उम्मीद ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक साइकिल बनने के बाद लोग उसे यूज करने लगे और अपनी दिनचर्या में उसको ढालने की कोशिश करने लगे और आज सिमडेगा में इलेक्ट्रिक साइकिल लगभग भर गया। इस इको फ्रेंडली वाहन की खासियत यह भी है कि इसमें चारों ओर फिजिक्स के फार्मूले लिखे गए हैं और रेखा चित्र भी बनाए गए हैं। इससे युवाओं का ध्यान फिजिक्स की ओर आकर्षित करने की भी एक कोशिश है। वाहन बनाने में सहयोग करने वाले छात्र सूरज और सुखदेव का भी कहना है कि कार बनाने में कई तरह की परेशानियां हुई है, लेकिन अंततः सफलता उन्हें मिली है। इलेक्ट्रिक कार बनाया और काफी अच्छा लग रहा है, घूमने में भी स्पीड भी ठीक ही है और मजा भी बहुत आ रहा है। सब दोस्त एक साथ घूमते, कहीं भी जाना होता है एक साथ हम लोग चल जाते। रुकावट आया था, बाधा आया था, पर हम लोग उस बाधा से पार हुए और पीछे नहीं हटे, कोशिश जारी रहा और हम लोग एक कार खड़ा कर दिए हैं। बैटरी चालित इस कार से आवागमन काफी सस्ता होगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले के गांडेई प्रखंड के धर्मपुर स्थित चरवाहा विद्यालय की जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। विभागीय टीम के निरीक्षण के बाद 25 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई। बिहार झारखंड के बंटवारा से पहले तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही यह विद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। अब सिर्फ 4 दीवारी और मुख्य गेट ही बचा है। गोड्डा जिले में झारखंड जल सहिया बहनों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। जल सहिया बहनों की प्रमुख मांगे मानदेय में वृद्धि और छटनी को वापस लेना है। धनबाद जिले निरसा थाना अंतर्गत लखीमाता कोलियरी कार्यालय के गेट के समीप NH2 पर हाईवा की चपेट में आए एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के विरोध में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने खुदिया फाटक के समीप शव रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग करते हुए ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। धनबाद जिले में झरिया के बोरारगढ़ ओपी क्षेत्र में न्यू पिट कोलियरी से अवैध लोहा चोरी कर ले जा रहे एक युवक को पुलिस और CISF जवानों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिस वैन में अवैध लोहा लोड था वह बिना नंबर का था। पुलिस अवैध लोहा लदे बिना नंबर वाले पिकअप वैन और युवक को थाना ले गई। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक भानु प्रताप